हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा था पहले वीडियो में हम लोग खाना खा रहे थे। तो वहाँ पर हम खाना खाने के बाद उस गए कैलाशगिरी। तो हम अभी चलते हैं कैलाशगिरी तक। कैलाशगिरी पर्वत, यहाँ पर हम पहली बार आए। यहाँ पर कुछ मंदिर है और कुछ व्यू पॉइंट है, वो जो सी का व्यू है वो सारा कुछ है यहाँ पर। तो वहाँ पर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। चले हम यहाँ से, इसका एंट्री है तो नीचे हमने टिकट किया था और यहाँ पर पार्किंग एरिया है, पार्किंग में कार रखा है हमने, फिर उसके अंदर जाना है। हम जा रहे हैं उसके अंदर। गेट के अंदर एंटर करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आने के लिए। अंदर जाएंगे। पर पर्सन कितना लेते ये लेते पूरा गाड़ी 350 ओपनिंग नहीं हुआ क्या गाड़ी 350 टोटल जितना भी टोटल 20-25 मिनट्स व्यू पॉइंट 5 मिनट वेटिंग म्यूजियम 5 मिनट वेटिंग मधुरा एक्सचेंज टॉय ट्रेन भी टोल ट्रेन ఇక్కడ चलो सर गुड मॉर्निंग। अभी गाड़ी आ चुका है, हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट व्यू पॉइंट पे, क्योंकि सुबह का टाइम था। हमने जब आगे वहाँ से सी बीच से आए तो यहाँ पर पास में ही था कैलाशगिरी। तो हम कैलाशगिरी में आगे उस यहाँ पर आके पता चला कि सुबह का टाइम कुछ यहाँ पर ओपन भी नहीं हुआ है। सारा कुछ यहाँ पर 11 बजे के बाद ही ओपन होता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट व्यू पॉइंट में जा रहे हैं। वहाँ पर जैसे कि बता रहे हैं कि वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। वहाँ के हिल टॉप से देखते हैं वहाँ का सिटी का नज़ारा कैसा दिखता है। वहाँ के जो हिल्स वगैरह हैं वहाँ पर कैसे दिखता है, चलिए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसा दिखता है वहाँ का सिटी का नज़ारा। ये जानबूझ के पीछे बैठी हुई है क्योंकि सारा व्यू जो है वो पूरा फुल्ली कवर्ड देख सके, इसलिए जानबूझ के गाड़ी के पीछे बैठी हुई है। और यहाँ पर हवा भी चल रहा है, अपना बाल खुला करके रील्स बना रही है। बट हम लोग के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा चोट हो गया। एक्चुअली यहाँ का जो सेल्फी पॉइंट और व्यू पॉइंट है वो वहाँ पर है। तो हम गलती से हमको पता नहीं चला और हम लोग यहाँ पर अपने अपने सेल्फी खींचने लग रहे हैं। तो वहाँ पर एक भैया थे, उन्होंने बताया कि सेल्फी पॉइंट जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा अंदर है, वो वहाँ पर अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर थोड़ा अंदर गए फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं इस ट्रिप के सबसे शांत और सबसे खूबसूरत हिस्से में, हिल टॉप व्यू पॉइंट। यही वो जगह है जहाँ वाइजैक अपनी असली ब्यूटी दिखाता है। जैसे ही आप ऊपर आते हो पूरे शहर का पैनोरामिक व्यू एकदम सामने खुला हो जाता है। एक तरफ हरे भरे पहाड़ और बीच में चमकती हुई पूरी सिटी। बाय गॉड, ये कॉम्बिनेशन पूरी ही अमेजिंग है। सो फ्रेंड्स, अगर आप वाइजैक में हो तो हिल टॉप व्यू पॉइंट को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर रखना। ये जगह आपकी ट्रिप को नेक्स्ट लेवल बना देगी बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर फ़ोटो शूट कर लिया, फिर निकलते हैं यहाँ से फिर दूसरी जगह। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, आगे जाके पहुँचते ही आपको कैलाशगिरी के टॉप पर सबसे पहला और सबसे डिवाइन चीज़ जो आपको देखने को नज़र आएगा वो है भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विशाल मूर्ति। दूर से भी ये मूर्ति इतनी चमकती है कि लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर खुद कैलाश पर्वत उतर आया हो। सफ़ेद रंग का ये 40 फीट ऊंची मूर्ति
नीले आसमान के बैकड्रॉप के साथ एकदम स्वर्ग जैसे वाइब देती है। तो अब चलो चलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट पे जहाँ पर सी का व्यू दिखाई देता है। देखते हैं कैसा दिखाई देता है सी का व्यू। वाह, क्या नज़ारा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ के नेचर ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कुछ टाइम तक यहाँ पर शांति से खड़े हो जाओ और यहाँ का जो भी खूबसूरत नज़ारा है वो अपने आप ही आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। इधर सर, थोड़ा इधर देखिए। ये अभी सी बीच का व्यू लेके कुछ सोच रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे जो कि ख़त्म हो चुका है। और यहाँ का जो ठंडी हवा है और यहाँ की जो वादियाँ हैं उसका हम मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं। और ये देखिए, ये फ़ोटो शूट करवा रही है। ये आप पेड़ देखोगे, यूनिक स्टाइल का पेड़ है। टिकलन हो जाए मेरे पीछे तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं रोपवे की तरफ। हमारे साथ चलिए रोपवे की तरफ, ठीक है। फ्रेंड्स हम पहुंच तो गए यहाँ पर, बट यहाँ पर कुछ ओपन ही नहीं हुआ था। यहाँ का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और फिर लंच के बाद फिर ओपन होता है। तो हमको ये पता नहीं था, तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद हमने यहाँ पर टिकट किया और टिकट करने के बाद फाइनली हम रोपवे में बैठे। और जाएंगे नीचे तक। तो अभी चलिए हम चलते हैं केबिन के अंदर, बैठेंगे और सब सेम। केबिन चलते ठंडा है, जो खरा पड़े वही खरा पड़ी अपन रोपवे धीरे धीरे ऊपर जाता है और हर सेकंड के साथ व्यू और भी क्रेजी होता जाता है। ऊपर हवा हल्की ठंडी लगती है और एकदम स्मूथ राइड है। आप लोग को डरने की कोई भी बात नहीं है वहाँ पर। यहाँ ऊपर से विशाखापट्टनम का नज़ारा एकदम सिनेमैटिक दिखने लगता है। नीचे ब्लू कलर का समंदर, बीच पर आती लहर और उसके पीछे फैला हुआ पूरा शहर। ऐसे लगता है कि जैसे ड्रोन उड़ रहा है और आप उसके ऊपर बैठकर उड़ रहे हैं। तो यहाँ का राइड हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ से ख़त्म करके हम लोग जा रहे हैं अब टॉय ट्रेन की ओर। यहाँ पर ट्रेन का टिकट हो रहा है, टॉय ट्रेन का। और ये रहा टॉय ट्रेन। ये फ्रंट का नॉन एसी का है और पीछे का जो है वो एसी का है। तो यहाँ पर काउंटर में हम लाइन लगा के खड़े हुए हैं। टिकट करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं ट्रेन के अंदर और हमें जो सीट मिला है वो सबसे पीछे का सीट मिला है। जो हमारे फैमिली जो मेंबर्स हैं वो पूरा सीट कवर हो चुका है। अभी हम लोग ट्रेन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है एकदम अलग अलग एंगल से पूरी वाइजैग आपको दिखाई देती है। कभी समंदर एकदम आपके साथ साथ चलता है, कभी पहाड़ों की ग्रीनरी इतनी करीब आ जाती है कि लगता है हाथ बढ़ाओ तो और छू लो। और ट्रेन की स्पीड भी परफेक्ट है, ना ज़्यादा ना बहुत धीमी, मतलब आराम से।
ଯାଇ କବିତା ଲେଖିବ ଯା ଯା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ କବିତା ଲେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ନା କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲଗେଇଥିଲେ ମୁଭି ଦେଖିଥାନ୍ତି କଣ କହିଲ ଅତି ସମୟ ମତେ ଟ୍ରେନ ଚଲାକୁ କାଳି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତା ମନେ ପଡୁଛି ଧୀରେ ଚଲା ନା ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କହୁଛି କାହିଁ ଛୋଟ ମାଉସ तो ट्रेन देखा वो ओले पाई जाऊ हमने यहाँ पर इतना मस्ती किया कि इतना मस्ती किया कि हमने अपना चाइल्डहुड वापस मिल गया वहाँ पर हम लोग। तो प्लीज़ आप लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो टॉय ट्रेन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आप मैं गारंटी देती हूँ आप लोग को यहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग वहाँ से वापस आए हैं कि वहाँ पर क्लोज था, लंच टाइम था तो टिकट वगैरह नहीं हो पाया। वो 2 बजे खुलने वाला है तो फिर हम लंच वगैरह करेंगे। लंच वगैरह करने के बाद फिर तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो जिसका नाम है कांधारी रेस्टोरेंट, बिल्कुल सी बीच के सामने ही है। तो हमें पता भी नहीं है यहाँ पर खाना कैसा है क्या है, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। और ये यहाँ पर इंडियन चाइनीज़ अवेलेबल है, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर लंच करने के। लंच करने के बाद फिर हम लोग बाहर आके मैं जो म्यूज़ियम छोड़ के आए थे जो कि बंद था वहाँ पर फिर चलेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो हाँ चलिए हमारे हमने खाना भी खा लिया है, खाना बहुत अच्छा भी था। अबे एटी गोटे थिला और अब हम आ रहे हैं वही म्यूजियम। टाइम हो गया 2:30 हो गया है, तो वो ओपन भी हो गया है अभी वो हम जाके वहाँ पर टिकट करेंगे। टिकट करने के बाद फिर हम उसके बाद अंदर जाएंगे। और मुझे अब हम आ गए म्यूजियम के अंदर। यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे हैं। फ़ोटो वगैरह शूट करके फिर अंदर म्यूज़ियम के अंदर क्या है उसको फिर हम लोग एक्सप्लोर कर। और यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं माँ बेटी दोनों। कैफ़े है ये वाइजैक के कैफ़े सब। ये वोरा कैफ़े, ये वाले बीच को हम जाएंगे सोच रहे हैं, बट पता नहीं टाइम होगा कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर हम TU-142 जैसे पावरफुल एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे जिस शख्स का नाम है सबसे पहले आता है वो है एंड्रे टुपोलेव। एविएशन दुनिया के सबसे महान जीनियस थे। एंड्रे टुपोलेव उसके एक बहुत बड़े एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर थे जिन्होंने अपने ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मॉडल बनाए।
और उनके डिज़ाइन इतनी एडवांस और सक्सेसफुल, दुनिया भर की एयरफोर्स ने उनका इस्तेमाल किया। उनकी बनाई हुई ट्रिपल एफ सीरीज़ जैसे TU-22, TU-95, TU-142, TU-154 सब अपने अपने टाइम में वर्ल्ड क्लास मशीन थे। ट्रिपल एफ की खासियत ये थी कि वो एयरप्लेन को स्पीड, पावर और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी के साथ डिज़ाइन करते थे। इसीलिए TU-142 जैसे बड़ा एयरक्राफ्ट ओशन पेट्रोल, सबमरीन हंटिंग और लॉन्ग रेंज डिफेंस में दशकों तक अनबीटेबल रहा। म्यूज़ियम के अंदर आते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक डिफेंस मिशन के हिस्सा बन गई हूँ। नेविगेशन रूम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रैडर पैनल, वेपन्स कंट्रोल, हर चीज़ ओरिजिनल है और एकदम डिटेल तरीके से डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जब यहाँ पर विज़िट करेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि VMRDA ने इसे सिर्फ एयरक्राफ्ट डिस्प्ले तक नहीं सीमित रखा। अंदर आपको 3D थिएटर, डिजिटल स्क्रीन्स और इंटरैक्टिव पैनल्स मिलते हैं, जहां आप जान सकते हो कि इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट को कठिन मिशन में कैसे ऑपरेट करती थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग बात, वो है होलोग्राफी। होलोग्राफी बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट या इंसान को 3D फॉर्म में देख सकते हो, जैसे वो आपके सामने खड़ा हो, लेकिन असल में वहाँ कुछ भी नहीं होता। म्यूज़ियम में ये होलोग्राफी इसलिए रखा गया है ताकि विजिटर्स बिना किसी भारी मशीन को छुए या खोले हुए उनकी पूरी वर्किंग को समझ सके। जैसे रैडर कैसे स्कैन करते थे, एयरक्राफ्ट कैसे टारगेट डिटेक्ट करता था, ये सब आपको एकदम एनिमेटेड 3D फॉर्म में दिखाई देती है। गैलरी के अंदर एंटर करते ही आपको जो पहला नज़र आएगा वो है यहाँ लगे हुए अवार्ड्स, ऑनर्स एंड इंडियन नेवी के बहादुर ऑफिसर के तस्वीर। एक्चुअली सच बताऊँ तो ये सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं है, ये उन वॉरियर की कहानी है जो समुंदर के गहराइयों में
तूफानों के बीच देश की सुरक्षा में दिन रात डटे रहे। वॉल पर लगी हर एक तस्वीर एक मिशन और एक संघर्ष और एक गर्व की याद दिलाती है। कोई ऑफिसर की अचीवमेंट, उनके नाम के साथ उनके मेडल और ऑनर्स भी यहाँ पर डिस्प्लेड है, जिन्हें देखकर पता चलता है कि TU-142 जैसे एयरक्राफ्ट ने कितने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। ये गैलरी आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं दिखाती, बल्कि एक गहरी इमोशनल कनेक्शन भी बना देती है। आपको एहसास होता है कि ये अवार्ड और इन ऑफिसर का डेडिकेशन ही वो वजह है जिसके कारण आज हम इतने सेफ हैं अपने घर पर। यहाँ से अभी हम दूसरी जगह निकल गए अपना TU-142MK एयरक्राफ्ट की ओर। फिर वहाँ जाके कुछ इन्फॉर्मेशन लिया इसके बारे में, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जो मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, TU-142MK को सोवियत संघ टुपोलेव के द्वारा डिज़ाइन किया गया था एंड 1960 में इसको डेवलप किया गया था। फर्स्ट 1968 में इसे लाया गया था। बाद में इसे ओशन में सबमरीन को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर। बाद में ये एयरक्राफ्ट अपने भारत में भी शामिल हो गया था 1988 में। इसकी खासियत मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में उपयोग किया गया था। इसका मैक्सिमम स्पीड लगभग 850 किलोमीटर पर आवर और लॉन्ग फ्लाइंग रेंज हज़ारों किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता था। इसमें 4 पावरफुल टर्बो प्रैप इंजन था। इसमें क्रू मेंबर मैक्सिमम 10 से 12 लोग हैं। इसका प्राइमरी रोल था एनिमी सबमरीन का पता लगाना, ओशन बॉर्डर की पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजी पेट्रोलिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। TU-142MK ने कई साल तक इंडियन ओशन में भारत की सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये इंडियन नेवी का एक भरोसेमंद प्रहरी था। इसकी तेज़ गति और लंबी दूरी की कैपेसिटी इसको बेहद खास बनाती थी। ड्यूटी से रिटायर्ड होने के बाद इस विमान को विशाखापट्टनम में म्यूज़ियम के रूप में रखा गया। आज भी लोग इसे देखकर इंडियन नेवी की पावर और इतिहास को महसूस करते हैं। तो अंदर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं था करने के लिए, तो जितना भी थोड़ा बहुत मिला हमें, थोड़ा बहुत जो मिला वो हमने वहाँ पर रिकॉर्ड किया है। उसके बाद एडिट के बाद पता चलेगा, फिर देखेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम अभी जा रहे हैं सबमरीन के अंदर, देखते हैं वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। INS कुर्सरा is one of the most iconic symbols of Indian's naval history, जो कि फेमस आर के बीच पर है। ये इंडियन नेवल का एक हिस्ट्रिकल सबमरीन था जिसने कई साल तक डीप ओशन में रहकर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। इसको 1969 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। ये सोवियत यूनियन में निर्मित फॉक्स ट्रॉट क्लास की सबमरीन थी। इसको अंडर वाटर वारफेयर, सिविलेंस मिशन एंड सर्जिकल डिफेंस ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। दिस सबमरीन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग टेंस मिलिट्री पीरियड इंक्लूडिंग द 1971 इंडो-पाक वॉर ऑफ। अभी हम लोग आ गए हैं हमारा सी हारियर म्यूजियम, और हम लोग यहाँ पर ज़्यादा घूम नहीं पाए बिकॉज़ लेट हो गया था, शाम भी हो जाए, हमें उस दिन वापस भी आना था भुवनेश्वर। तो थोड़ा बहुत हम लोग घूम के वापस आ गए आर के बीच। बाकी दोबारा जब जाएंगे हम वाइज़ाग तो यहाँ का ब्लॉग ज़रूर करेंगे, और आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ से कलेक्ट करके आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ घूमकर आर के बीच।
ये रहा आपका आर के बीच। लोग बोलते हैं वाइज़ाग का सबसे खूबसूरत बीच जो है वो है आर के बीच। हम यहाँ पर घूमे और हमें भी बहुत अच्छा लगा आर के बीच। अगर आप वाइज़ाग प्लान कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ज़रूर आइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया जाए और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिए।